अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फेज 5 को कवर करने वाले हैं जिसका नेम है द वुमन पेज और इस फेज में भी टोटल 10 चैप्टर्स हैं। तो लास्ट फेज के एंड पे हमने देखा था कि एंजल ने तो अपना जो है कन्फेशन वो कन्फेस कर लिया था टेस के सामने, लेकिन जब टेस की बारी आती है वहाँ पे हमारा फेज जो है वो खत्म हो गया था। अब 5th फेज जब स्टार्ट होता है, अब टेस जो है वो एंजल को एलेक के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन एक बात आपने नोट करनी है, टेस के साथ जो कुछ भी होता है, एलेक ने उसके साथ जो कुछ भी किया होता है वो सब कुछ एंजल को ऑनेस्टली बता देती है। लेकिन टेस अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं करती, वो ब्लेम भी नहीं करती, वो सिर्फ सच बताती है। इसीलिए हार्डी लिखता है कि टेस ने कन्फेशन बिल्कुल कामली किया बगैर किसी एक्सक्यूज के। अब कन्फेशन सुनते ही एंजल बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिस टेस को वो परफेक्ट समझता था उसकी लाइफ में इतना पेनफुल पास्ट भी था। वो सिर्फ इतना कहता है टेस, और फिर पूछता है व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर। एंजल को याद आता है कि टेस ने कई बार सच बताने की कोशिश की थी लेकिन हर बार उसने ही उसे रोक दिया था। अब उसे अपनी मिस्टेक भी याद आती है। टेस एंजल के पास जाकर घुटनों के पर बैठ जाती है। वो इमोशनल होकर कहती है फॉरगिव मी एज आई फॉरगिव यू। ये चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। टेस रिमाइंड करवाती है कि जब एंजल ने अपना पास्ट कन्फेस किया था उसने बगैर किसी हेजिटेशन के फौरन माफ कर दिया था और वो भी वही मर्सी एक्सपेक्ट करती है। लेकिन एंजल का जवाब शॉकिंग होता है। वो कहता है यू आर वन पर्सन नाउ यू आर अनदर। ये लाइन विक्टोरियन डबल स्टैंडर्ड्स को शो करती है। एंजल अपनी मिस्टेक को एक टेम्पररी एरर समझता है लेकिन टेस की ट्रेजेडी को उसकी परमानेंट आइडेंटिटी बना देता है। यही हार्डी सोसाइटी को भी क्रिटिसाइज करता है। एंजल और भी पेनफुल बात कहता है द वुमन आई लव्ड वाज अनदर वुमन इन योर शेप। इसका मतलब ये है कि एंजल को लगता है जिस टेस से उसने लव किया था वो असल वाली टेस नहीं थी। उसके नजदीक टेस एक डिफरेंट पर्सन बन चुकी है और ये वर्ड्स टेस को बहुत हर्ट करते हैं। टेस रो कर कहती है आई हैव लव्ड यू इन ऑल चेंजेस। वो कहती है मैंने तुम्हारी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया क्योंकि तुम वही एंजल हो जिससे मैं लव करती हूँ। हार्डी यहाँ दिखाता है कि टेस का जो लव है वो अनकंडीशनल है। वो इंसान को उसके पास से नहीं उसके प्रेजेंट से जज करती है। एंजल मानता है कि टेस की गलती जानबूझकर नहीं थी। वो कहता है यू आर मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग एंड दिस लाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन्स ऑफ द नॉवल। क्योंकि इस लाइन पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको एक्सप्लेन करें, इसको डिस्कस करें। तो एंजल एक्सेप्ट करता है कि टेस विक्टिम थी लेकिन फिर भी वो इसके साथ नहीं रह पाता। यानी प्रॉब्लम सिर्फ टेस का पास नहीं है बल्कि एंजल की सोशल कंडीशनिंग भी है। अब टेस जो है वो कहती है अगर तुम चाहो तो मैं चली जाऊंगी। वो ये भी कहती है आई विल ओबे यू लाइक योर स्लेव। यहाँ टेस की सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उसे सिर्फ एंजल की हैप्पीनेस की फिक्र है। एंजल रूम से बाहर निकल जाता है। टेस भी उसके पीछे चल पड़ती है। दोनों रात के अंधेरे में फील्ड्स और ब्रिज के पास साइलेंटली वॉक करते हैं। पहले ये दोनों किसी नेचर में खुशी से वॉक करते थे, आज यही रास्ता उनके इमोशनल डिस्टेंस को सिंबलाइज कर रहा है। हार्डी नेचर के जरिए रिलेशनशिप का चेंज दिखाता है। वॉक के दौरान टेस कहती है अगर मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है तो मैं रिवर में जाकर अपनी जान दे देती हूँ। ये वीकनेस नहीं है, ये उसके एक्सट्रीम गिल्ट का एक्सप्रेशन है। उसे लगता है कि एंजल की फ्रीडम उसकी डेथ में है लेकिन एंजल उसे फौरन मना कर देता है। रात को टेस अपने रूम में वापस आती है तो उसकी नजर बेड के ऊपर लटके हुए मिसलटो पर पड़ती है। अब ये मिसलटो जो है ये एंजल ने वेडिंग की खुशी में लगाया हुआ था। अब वही मिसलटो उसे मजाक जैसा लगता है। ये ब्रोकन ड्रीम्स का सिंबल बन जाता है। चैप्टर के एंड में एंजल टेस के रूम के बाहर खड़ा होता है। उसकी नजर फिर डबल पोर्ट्रेट पर पड़ती है। उसे टेस और पोर्ट्रेट में सिमिलरिटी महसूस होती है। ये पोर्ट्रेट फिर से टेस के इनसेपरेबल पास्ट का सिंबल बन जाते हैं। हार्डी रीडर्स को रिमाइंड कराता है कि पास्ट अब भी उनके पीछे खड़ा है और वो उसे भाग के कहीं नहीं जा सकते। अब इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि एंजल इंटेलेक्चुअली तो मानता है कि टेस विक्टिम थी लेकिन इमोशनली उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट चैप्टर का जो स्टार्ट होता है वो एक कोल्ड और सैड मॉर्निंग से होता है। हार्डी लिखता है कि सुबह का एटमॉस्फेयर भी ग्लूमी है और ये सिर्फ वेदर डिस्क्रिप्शन नहीं है, नेचर उनके ब्रोकन रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट कर रही है। आग जो है वो बुझ चुकी है और कल रात का जो डिनर था वो वैसे ही पड़ा हुआ है। ये सब उनके खत्म होती हुई मैरिड लाइफ का जो है वो सिंबल है। एंजल खुद ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। जब वो टेस को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है दोनों पोलाइटली बात करते हैं। पहले उनकी कन्वर्सेशंस लव से भरी होती थी, अब सिर्फ फॉर्मल वर्ड्स रह गए हैं। ये इमोशनल डिस्टेंस को शो करता है। ब्रेकफास्ट के दौरान एंजल अचानक पूछता है टेस से इट इज नॉट ट्रू। उसके माइंड में या दिल में भी विचार आता है कि शायद टेस अपना कन्फेशन जब वापस ले ले, लेकिन टेस कामली कहती है इट इज ट्रू। वो झूठ बोलकर अपनी मैरिज बचाना नहीं चाहती। एंजल फिर एलिक के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है क्या बेबी अभी तक अलाइव है, क्या एलिक जो है वो भी अभी जिंदा है। टेस जवाब देती है बेबी की तो डेथ हो चुकी है लेकिन एलिक अब भी जिंदा है। ये सुनकर एंजल और भी डिस्टर्ब फील करता है। उसे लगता है कि टेस का पास्ट अभी भी कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ। एंजल कहता है कि उसने सोसाइटी की रिच गर्ल्स को रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि उसे एक सिंपल और इनोसेंट विलेज गर्ल चाहिए थी। यहाँ एंजल की आइडियलिस्टिक थिंकिंग नजर आती है। उसने टेस का एक परफेक्ट इमेज बना लिया था, रियलिटी उस इमेज से डिफरेंट निकली तो इस वजह से उसका जो इल्यूजन था वो टूट गया और वो इसको अब बेयर नहीं कर पा रहा। टेस सॉफ्टली कहती है अगर तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स दे दो। टेस को इंग्लिश
इंग्लिश लॉ का पता नहीं है, उसे लगता है कन्फेशन के बाद डिवोर्स आसानी से हो सकती है। लेकिन विक्टोरियन सोसाइटी में डिवोर्स का जो प्रोसीजर था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव था और इतना इजी नहीं था कि अगर वाइफ डिवोर्स मांगी है तो उसको इजीली डिवोर्स दी जा सकती है। तो यहाँ हार्डी दिखाता है कि टेस कितनी इनोसेंट और लीगली अनअवेयर है, उसको लीगल मैटर्स की इतनी अवेयरनेस नहीं है। टेस फिर एक और शॉकिंग बात उसे बताती है, वो कहती है कि कल रात उसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी, वो मिसलटो के नीचे अपनी लाइफ खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे एंजल की रेपुटेशन की फिक्र थी, उसे लगता था कहीं स्कैंडल ना बन जाए। ये टेस की सेल्फलेस नेचर को शो करता है। एंजल फौरन उससे प्रॉमिस करवाता है कि वो कभी ऐसा दोबारा नहीं करेगी और वो उसे प्रॉमिस कर लेती है। अब अगले कुछ दिन वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहते और ये इमोशनल डिस्टेंस जो है ये दिखाया गया उन दोनों के बीच में। एक दिन एंजल बाहर जा रहा होता है, टेस उसे गुड बाय किस देना चाहती होती है, लेकिन एंजल पोलाइटली साइड हो जाता है और ये सीन जो है काफी हार्ट ब्रेकिंग होता है और ये उनके कंप्लीट ब्रोकन रिलेशनशिप को शो करता है। एंजल बहुत सोचता रहता है, उसे फ्यूचर की टेंशन है। वो कहता है कि इफ वी लिव टुगेदर देन आवर चिल्ड्रन वुड बी ब्लेम्ड एंड जज्ड बाय सोसाइटी। यहाँ एंजल सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच रहा है, सिर्फ उसके लिए डिसीजन और भी डिफिकल्ट हो जाता है। एंजल फाइनली कहता है कि कुछ टाइम के लिए हमें हमारा सेपरेट रहना ही बेहतर होगा। टेस बहुत ही हर्ट होकर कहती है ओके आई विल गो होम। टेस एंजल को फोर्स नहीं करती, वो उसके डिसीजन को क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों अपना लगेज पैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जो सिर्फ बैग्स पैक करना नहीं है, ये उनके ड्रीम्स, होप और न्यूली मैरिड लाइफ के ब्रेक होने का सिंबल भी है। सिर्फ कुछ दिन पहले ये बहुत ज्यादा ड्रीम्स देख रहे थे और कितने खुश थे और अब सेपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और यहीं पे चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। अब चैप्टर 37 का स्टार्ट मिडनाइट से होता है। टेस अचानक आवाज सुनकर उठती है और देखती है कि एंजल नींद में चल रहा है। एंजल स्लीप वर्किंग कर रहा होता है, उसका डिस्टर्ब माइंड उसे अनकॉन्शियस स्टेट में ले जाता है। वो बार बार कहता है डेड डेड डेड। ये वर्ड्स उसकी इमोशनल सफरिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंजल नींद की हालत में टेस के पास आता है, वो उसे शीट में रैप करता है जैसे किसी डेड बॉडी को रिस्पेक्टफुली कवर किया जाता है, फिर उसे उठाकर बाहर ले जाता है और कहता है माय पुअर टेस, माय डियरेस्ट डार्लिंग टेस। अब दिन के वक्त एंजल अपने इमोशंस कंट्रोल करता है, लेकिन सबकॉन्शियस में उसका जो लव है वो अभी भी अलाइव है। हार्डी यहाँ दिखाता है कि रीजन टेस को रिजेक्ट करता है, लेकिन हार्ट अब भी उसे लव करता है। एंजल टेस को लेकर रिवर की तरफ चला जाता है, एक नैरो ब्रिज के ऊपर से गुजरता है जहाँ नीचे तेज पानी बह रहा होता है। टेस एक मोमेंट के लिए सोचती है अगर दोनों रिवर में गिर जाएं तो हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं, लेकिन वो एंजल की लाइफ को डेंजर में नहीं डालती। ये उसकी अल्टीमेट सेल्फलेसनेस है। एंजल टेस को अबे के रूम्स तक ले जाता है, वहाँ एक स्टोन कॉफिन में बहुत केयरफुली लिटा देता है और उसे किस करता है, फिर खुद उस कफिन को पास हो जाता है। ये कफिन डेड मैरिज का सिंबल है। फिजिकली दोनों अलाइव है लेकिन उनका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट डेड है। अब टेस एंजल को जेंटली जगाने की कोशिश करती है, वो उसे वापस घर ले आती है और फायर प्लेस चलाकर उसे ठंड से बचाती है। जिससे एंजल ने उसे इमोशनली रिजेक्ट किया था, उसी एंजल की लाइफ टेस क्वाइटली सेव करती है। अब सुबह होती है, एंजल को सिर्फ इतना याद होता है कि उसने कुछ अनयूजुअल किया था, लेकिन उसे पूरा इंसिडेंट याद नहीं होता। टेस भी कुछ नहीं बताती। अब क्यों नहीं बताती? क्योंकि वो एंजल को एम्बैरेस नहीं करना चाहती होती। अब दोनों टाल बतेस जाते हैं, वही जगह जहां उनका लव स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। समर की ब्यूटीफुल मेमोरीज अब कोल्ड विंटर में चेंज हो गई हैं। नेचर भी उनके रिलेशनशिप की तरह चेंज हो चुकी है। मिसेस क्रिक बताती हैं रेटी घर चली गई है, मैरियन दूसरी जगह काम ढूंढ रही है, सब अपनी अपनी ट्रेजेडी फेस कर रहे हैं। टेस अपने फेवरेट काउस को भी गुड बाय कहती है। ये टालबुतेस के साथ उसका ब्यूटीफुल पास्ट का फाइनल फेयरवेल है। रास्ते में एंजल टेस को रोकता है और कामली कहता है अंटिल आई कम टू यू यू मस्ट नॉट ट्राई टू कम टू मी। ये लाइन उनके सेपरेशन का ऑफिशियल डिसीजन है। टेस क्वाइटली एग्री कर लेती है। वो सिर्फ इतना कहती है डोंट मेक माई पनिशमेंट मोर देन आई कैन बेयर। ये लाइन उसकी इमोशनल हेल्पलेसनेस को परफेक्टली एक्सप्रेस करती है। अब नेक्स्ट चैप्टर में टेस अकेले अपने पेरेंट्स के घर मार्लेट वापस आती है। जिस लड़की ने कुछ दिन पहले ब्राइड बनकर घर छोड़ा था, अब वही लड़की ब्रोकन हार्ट के साथ वापस आ रही है। ये हार्डी की ट्रेजेडी को और इंटेंस बना देता है। जॉन डर्बी फिर टेस को देखकर हैरान हो जाती है। जब टेस बताती है कि उसने एंजल को सब कुछ बता दिया था और एंजल उसे छोड़कर चला गया, तो उसकी मदर गुस्से में कहती है यू लिटिल फूल। मदर प्रैक्टिकल थिंकिंग रखती है। उसके नजदीक ट्रूथ छुपा लेना बेटर था, लेकिन टेस के नजदीक ऑनेस्टी मैरिज की फाउंडेशन थी। यहाँ फिर मोरालिटी वर्सेस प्रैक्टिकलिटी का कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। जैक डर्बीफील्ड को भी बहुत शौक लगता है, लेकिन उसे ज्यादा फिक्र लोगों की बातों की होती है। उसे लगता है कि अब विलेज वाले उसका मजाक बनाएंगे। हार्डी फिर देखता है कि सोसाइटी ऑनर को इंसान की फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। जब टेस अपना पुराना रूम देखती है तो वहाँ उसके लिए जगह ही नहीं होती। उसका बेड छोटे बच्चों को दे दिया गया होता है। ये सीन सिंबॉलिक है, ना वेल ब्रिज उसका घर रहा, ना मॉर्लेट। टेस लिटरली और इमोशनली होमलेस हो चुकी है। कुछ दिन बाद एंजल का छोटा सा लेटर आता है। वो लिखता है कि वो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड फार्म देखने गया है। टेस इस लेटर को पेरेंट्स के सामने एविडेंस की तरह यूज करती है ताकि उन्हें लगे कि सब नॉर्मल है। अब टेस एंजल के दिए हुए पैसे में से कुछ अमाउंट अपनी मदर को दे देती है। पेरेंट्स समझते हैं कि टेस अपने हस्बैंड के पास जा रही है और फिर वो वहां से उसे जाने का इरादा कर लिया होता है, क्योंकि वो नहीं रह सकती होती, क्योंकि उसने अपने फादर की बात सुनी होती है। क्योंकि जब वो आती है ना मार्लेट में, तो उसका जो फादर होता है वो उसके मदर को कह रहा होता है क्या वाकई इसने शादी की थी या कहीं पहले वाले हादसे की तरह दोबारा तो नहीं इसके साथ हुआ। तो ये सुनकर वो बहुत इमोशनली शॉक होती है और फिर वो वहां से वो डिसीजन लेती है कि वो अब यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रुकेगी, तो वहां से जाने का इरादा कर लेती है कि कहीं काम कर लेगी। तो
अब उसके पेरेंट्स समझते हैं टेस अपने हस्बैंड के पास आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये चैप्टर एंड होता है। अब नेक्स्ट 39 चैप्टर स्टार्ट होता है जब एंजल अपने पेरेंट्स के घर एमिस्टर वापस आता है। सिर्फ 3 वीक्स पहले वो न्यूली मैरिड हस्बैंड था, वो अकेला घर वापस आ रहा है। उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। एंजल मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। अब वो नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करने की ट्राई करता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता। उसे हर वक्त टेस्ट याद आती है। अब एंजल रियलाइज करता है कि टेस्ट उसके फ्यूचर प्लान्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। उसके बगैर उसकी लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट लग रही है। अब एक दिन एंजल को ब्राजील में फार्मिंग का एडवर्टीजमेंट नजर आता है। वो डिसाइड करता है कि कुछ टाइम के लिए ब्राजील चला जाए। ये डिसीजन एस्केप भी है और फ्रेश स्टार्ट की होप भी। उसे लगता है कि शायद डिस्टेंस उसकी कंफ्यूजन को कम कर देगा। घर पहुंचते ही मिसेस क्लेयर पूछती हैं वेयर इज योर वाइफ। एंजल कहता है कि टेस्ट टेम्पररी अपनी मदर के पास है, लेकिन वो रियल रीजन नहीं बताता। यहाँ एंजल पहली बार अपने पेरेंट्स से ट्रूथ हाइड करता है। मिसेस क्लेयर टेस्ट को देखे बगैर ही उसकी तारीफ करती हैं। वो कहती हैं सिंपल विलेज गर्ल्स अच्छी वाइफ्स होती हैं। ये सीन बहुत आयरॉनिक है। अब इवनिंग प्रेयर्स में मिस्टर क्लेयर प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 पढ़ते हैं। ये चैप्टर आइडियल वर्चुअस वाइफ के बारे में है। मिसेस क्लेयर कहती हैं दिस वर्सेस परफेक्टली सूट टेस्ट। ये नॉवल की स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रामेटिक आयरनी है। जिस टेस्ट को एंजल रिजेक्ट कर चुका है उसी टेस्ट को बाइबल की आइडियल वुमन से कंपेयर किया जा रहा है। पेरेंट्स की बातें सुनकर एंजल इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे रियलाइज होता है कि उसने पेरेंट्स से झूठ बोला है और शायद टेस्ट के साथ भी स्ट्रिक्ट बिहेवियर किया है। अब मिसेस क्लेयर क्वाइटली पूछती हैं इज हर हिस्ट्री रिस्पेक्टेबल। एंजल जवाब देता है शी इज स्पॉटलेस। ये एंजल का इमोशनल कॉन्ट्राडिक्शन है। दिल कहता है कि टेस्ट प्योर है लेकिन माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अब चैप्टर के एंड पर हार्डी डायरेक्टली कमेंट करता है। हार्डी लिखता है एंजल एजुकेटेड और मॉडर्न होने के बावजूद सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड से फ्री नहीं हो सका। वो टेस्ट की सिर्फ एक मिस्टेक देख रहा है लेकिन उसकी प्योरिटी, सैक्रिफाइस और गुडनेस इग्नोर कर रहा है। फिर चैप्टर 40 स्टार्ट होता है जिसमें एंजल ब्राजील जाने की प्रिपरेशंस करता है। वो अपने पैसे अरेंज करता है। टेस्ट के लिए भी कुछ मनी बैंक में डिपॉजिट करवा देता है। ये दिखाता है कि एंजल कम्प्लीटली हार्टलेस नहीं है। वो अभी टेस्ट की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रख रहा है। ब्राजील जाने से पहले एंजल वेल ब्रिज फार्म हाउस जाता है। ये वही घर है जहाँ उनकी मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई थी। रूम बिल्कुल वैसा ही है। मिस्टर तो अब सूख चुका है। एंजल उसे उतारकर फायर प्लेस में फेंक देता है। ये उनका ब्रोकन मैरिज का सिंबल है। बेडरूम में खड़े होकर एंजल कहता है ओह टेस इफ यू हैड ओनली टोल्ड मी सूनर आई वुड हैव फॉरगिवन यू। अब पहली बार एंजल ओपनली रिग्रेट फील करता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ एंजल की मुलाकात इस से होती है। इस बताती है मैरियन ड्रिंकिंग स्टार्ट कर चुकी है। रेटिंग इमोशनली ब्रोकन है कि एंजल के डिपार्चर ने सिर्फ टेस्ट नहीं दूसरी मिल्क मेड्स को भी डीपली इफेक्ट किया था। सफर के दौरान एंजल इस से कहता है विल यू गो टू ब्राजील विद मी। ये एंजल की इमोशनल वीकनेस का मोमेंट है। वो लॉनलीनेस से एस्केप चाहता है लव की वजह से नहीं। अब एंजल उससे पूछता है डू यू लव मी मोर देन टेस। इस जवाब देती है नो नोबडी कुड लव यू मोर देन टेस। ये नॉवल की मोस्ट पावरफुल लाइन में से एक है। एक राइवल भी टेस के ट्रू लव को एक्सेप्ट करती है लेकिन एंजल जो है वो ब्लाइंड हो चुका है। ये वर्ड सुनकर टेस एंजल को अपनी मिस्टेक का एहसास तो होता है। वो फौरन प्रपोजल विथड्रॉ कर लेता है। इसको रिस्पेक्ट के साथ वापस छोड़ देता है। इसकी ऑनेस्टी एंजल को एक और गलती करने से बचा लेती है। चैप्टर के एंड पे एंजल लंदन जाता है और कुछ दिन बाद ब्राजील के लिए रवाना हो जाता है। अब यहाँ पे चैप्टर एंड होता है।